क्योंकि अब बहुत ही चेंज हो गया, बहुत ही ज्यादा ग्लोबलाइजेशन हो गया है और हर चीज हर कहीं आप कितना भी बच लें आपको इंग्लिश कहीं ना कहीं रास्ते में आपसे टकराएगी जरूर ही। आप स्कूल से बच सकते हैं, कॉलेज में भी इंग्लिश से बच सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आकर डेली लाइफ आपकी निजी जिंदगी हो सकती है या फिर आपके ऑफिस में जहां पर आपका वर्क प्लेस है वहां पर कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश से मुखातिब तो होना ही पड़ेगा। तो अब हम इस डर की बजाय हम अभी से क्यों ना सीख लें इसे, इसके हम बेसिक ही क्यों ना क्लियर कर लें, तो हमें किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा और ना ही हमें बचना पड़ेगा इंग्लिश से बार बार। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि सब्जेक्ट्स हो गया ये हमारा, हमें कॉलेजेस में जरूरत पड़ेगी, हमें जॉब में जरूरत पड़ेगी। कॉलेज स्कूल में आप बच सकते हैं, लेकिन जॉब जब आप लेने जाएंगे तब आप इंग्लिश से नहीं बच पाएंगे, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल पर ही पूरा काम हो रहा है। चाहे वह गवर्नमेंट जॉब हो जाए या फिर प्राइवेट जॉब, तो फिर है ही, ठीक है ना। गवर्नमेंट जॉब में तो फिर भी चलिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता है, लेकिन प्राइवेट जॉब में तो आपको कम्युनिकेशन वो भी इंग्लिश में बहुत ही जरूरी है। ठीक, तो कैसे हमें करना है, तो सबसे पहले हमें उसका बेसिक सीखना पड़ेगा। पहले हम ग्रामर ही तो सीखेंगे उसकी, पहले हम उसको जानेंगे आखिर ये है क्या, फिर हम अगले चरण में उसको बोलना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि कैसे सेंटेंस बना रहा है, क्या करना है, तो उसके लिए हमें ग्रामर सीखेंगे। तो गवर्नमेंट जॉब हुआ या प्राइवेट जॉब, आपको कम्युनिकेशन स्किल आपकी वहां पर आगे जाती है। भले ही आप 90% की मार्कशीट लेकर रखे हुए हो, ठीक है, भले ही आप 90% की मार्कशीट रखे हुए हैं, आपके सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं, फिजिक्स अच्छा है, केमिस्ट्री अच्छा, कुछ भी अच्छा है, ठीक है, जो भी आपने इंजीनियरिंग की है, जो भी आपने हायर स्टडीज की है, ठीक है, उसमें आप कितनी भी अच्छी मार्कशीट लेकर रखे रहिए, कितने भी अच्छे मार्क लेकर रखे रहिए, जब तक आपकी कम्युनिकेशन स्किल नहीं होगी, आपकी ये 90% की डिग्री भी कुछ काम की नहीं होगी, ठीक है ना। यदि आपकी 70% भी है और आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, तो आपको प्रेफरेंस इस 90% के ऊपर वाले व्यक्ति से भी ऊपर मिलेगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप 90% ना लेकर आइए, बिल्कुल लेकर आइए, लेकिन आपको इंग्लिश का ज्ञान होना जरूरी है, कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश में होना जरूरी है। और उसके लिए पहले हम इंग्लिश जानेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि उसे बोलना कैसे, ठीक है। तो यहाँ पर ये नहीं है कि भाई आप मैंने क्या दिया 70% ही हमें लेकर आना, नहीं, आप 90% भी लाइए, लेकिन आप अपनी इंग्लिश पर काम कीजिए। हमें अपनी इंग्लिश पर, आप ही नहीं, मुझे भी अपनी इंग्लिश पर काम करना होगा, हम सभी को अपनी इंग्लिश पर काम करना होगा, तभी हम इस बढ़ते हुए दौर में, है ना, इस ग्लोबलाइजेशन का जो मार्केट चल रहा है उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं, लोगों से पीछे नहीं रह जाए। क्योंकि आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि यहाँ पर बहुत कंपटीशन हो गए, ठीक है। यदि हम थोड़ा भी पीछे रह गए तो हम थोड़ा नहीं रहेंगे, बहुत पीछे हो जाएंगे। तो इसलिए हमें जो अभी वैल्यूज चल रही है उन्हीं के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना पड़ेगा, उन्हीं के अनुसार हमें परिवर्तित होना पड़ेगा, हमारे अनुसार परिस्थितियां परिवर्तित नहीं होती, ठीक है। तो ये तो हो गई मेरे ज्ञान की बहुत सारी बातें। अब हम बात करेंगे मेन, हमें इंग्लिश पढ़ना है और इसकी शुरुआत हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यदि हम देखें कि हमारा कोर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट रहेगा इंग्लिश में, उसके पर बात कर लेते हैं। देन फिर हम बिल्कुल जीरो से ABCD से स्टार्ट करें। तो यदि हम इंग्लिश की बुक की बात करें, 9, 10, 11, 12 की बात करें, तो वहां पर बुक्स को कई जो स्टेट्स की जो पब्लिकेशन रहते हैं, या हम बोले जो बोर्ड रहते हैं, स्टेट बोर्ड रहते हैं, तो कई स्टेट बोर्ड में इंग्लिश की जो बुक है उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि मैं बोलूँ इंग्लिश बुक, है ना, इंग्लिश टेक्स्ट बुक, इसे डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में। पहला, ठीक है, पहला तो जो टेक्स्ट बुक ही रहेगी आपकी,
और दूसरा जो रहेगा वो टाइप रहेगा आपकी बुक का वर्क बुक। ठीक है, कौन सा टाइप रहेगा आपका? वर्क बुक टाइप रहेगा। ठीक है, कहीं कहीं स्टेट बोर्ड्स में क्या है कि एक ही बुक को प्रेफर किया गया, मतलब एक ही बुक ली गई है, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन आंसर आएंगे और ग्रामर आएंगे। तो टेक्स्ट बुक की बात करें यदि यदि आपके सिलेबस में 2 बुक है तो पहली बुक टेक्स्ट बुक रहेगी और दूसरी वर्क बुक रहेगी। जो टेक्स्ट बुक रहेगी उसमें क्या रहते हैं आपके रहते हैं सारे के सारे लेसन्स रहेंगे। ठीक है, और वर्क बुक की यदि हम बात करें तो वर्क बुक में क्या रहेगा, जो ये लेसन्स है ना, इनके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर क्या रहते हैं, क्वेश्चन रहते हैं। अब देखिए वर्क बुक है मतलब कि आपको यहाँ पर क्या मिलेंगी, एक्सरसाइजेस मिलेंगी। अब रिलेटेड टू पर्टिकुलर लेसन, उसी लेसन के रिलेटिंग या रिगार्डिंग ही हमें यहाँ पर क्वेश्चन और उसकी एक्सरसाइज मिलेंगी। और ज्यादातर जो एक्सरसाइज रहेंगी वो कौन सी एक्सरसाइज रहेंगी, ग्रामर बेस्ड एक्सरसाइज रहेंगी। ग्रामर बेस्ड एक्सरसाइज रहेंगी आपकी यहाँ पर। ठीक है, तो जो वर्क बुक रहेगी वो इसके अकॉर्डिंग लेसन्स के अकॉर्डिंग भी रहेगी। जैसे फर्स्ट चैप्टर है इस टेक्स्ट बुक में, उसका ही यहाँ पर क्या रहेगा, क्वेश्चन आंसर रहेंगे, लेकिन वो क्या रहेंगे, कुछ हो सकता है इसी लेसन के अकॉर्डिंग रहे और बाकी जो रहेंगे पूरे के पूरे आपके किसके अकॉर्डिंग रहेंगे, ग्रामर के अकॉर्डिंग ही चलेंगे वहां पर। ठीक, तो जो टेक्स्ट बुक रहेगी वहां पर हमने देखा कि लेसन्स रहेंगे, जैसे कि हम देखते हैं पार्ट रहते हैं कई, उनसे रिलेटेड फिर हमें क्या लेसन पढ़े, उनसे रिलेटेड यहाँ पर हमें क्या मिलते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर मिलते हैं। क्वेश्चंस रहेंगे, उनके हमें आंसर देने रहेंगे। तो ये हमारी टेक्स्ट बुक हो गई। लेसन्स रहते हैं यहाँ पर, है ना, पोएम्स रहेंगी आपके लिए, तो ये रहेंगे, उनको पढ़कर आपको जो क्वेश्चन आंसर दिए रहेंगे, कॉम्प्रिहेंशन दिए रहेंगे, उनको सॉल्व करना रहेगा। और वर्क बुक में तो पता ही इसके रिलेटेड इसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर एक्सरसाइजें रहेंगी, और जो मेन यहाँ पर एक्सरसाइज रहेंगी वो रहेंगी पूरी की पूरी ग्रामर बेस्ड रहेंगी। ठीक है, तो ये ग्रामर बेस्ड एक्सरसाइज हो गई। अब यहाँ पर हम बात करें कि एग्जाम में इनकी मार्किंग कितनी रहती है। मार्किंग से मतलब है यहाँ पर कि इस टेक्स्ट बुक से कितने परसेंटेज मार्क ये कैरी करेगा, कितने परसेंट मार्क ये रखे रहेगा, और वर्क बुक कितने परसेंट मार्क रखे रहती है। तो यदि हम बात करें टेक्स्ट बुक की, तो टेक्स्ट बुक की यदि हम बात करें तो ये लगभग 20 से 25%, 20 से 25%, 20 to 25% जो मार्क कैरी करते हैं वो टेक्स्ट बुक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहेंगे वो कैरी करेंगे आपके। ठीक, और यदि हम वही बात करें वर्क बुक की, तो वर्क बुक जो रहेंगे वो आपके, अब इसके बाद कितने बचते हैं, 80 to 75% जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके वर्क बुक रिगार्डिंग रहेंगे। ऐसे 80 to 75% या 75 to 80% में क्या रहेगा, आपकी सारी की सारी राइटिंग स्किल्स भी आ जाएंगी। राइटिंग स्किल्स भी आ जाएंगी, जिसमें आप देखेंगे कि ऐसे राइटिंग आ रहा है, ठीक है, लेटर राइटिंग आएगी, यहाँ पर पैसेज राइटिंग आ सकता है, नोटिस राइटिंग आ सकता है, मैसेज राइटिंग आ सकता है, तो ये भी कैरी करने रहेंगे। मतलब कि हम बोल सकते हैं 30 to 35% जो रहेगा वो आपका ये राइटिंग स्किल से ही रहेगा। और ये राइटिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहते हैं, जैसे रिपोर्ट राइटिंग, वो भी हमें वर्क बुक में ही मिल जाता है, वर्क बुक में ही हमें दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो हमने पूरे के पूरे मार्क को हमने किस में डाल दिया, वर्क बुक में डाल दिया, ग्रामर में डाल दिया। ठीक, तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक से इतने मार्क्स आ रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन आंसर की बात की जा रही है, मतलब 20 से 25 मार्क के आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, या हो सकता है उससे कम भी मिल जाए, और बाकी जो रहेगा पूरा का पूरा आपका ग्रामर बेस्ड रहेगा। और ग्रामर बेस्ड भी जो रहेगा वो कैसा रहेगा, जैसे कि ग्रामर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक आएगा इसमें डायरेक्ट बेसिस पर और दूसरा आएगा यहाँ पर इनडायरेक्ट बेसिस पर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेसिस पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेसिस पर हमने देखा, तो डायरेक्ट बेसिस पे जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो उनके जो अमाउंट रहेगा, अमाउंट बोले तो जो वेटेज रहेगा वो कम ही रहता है, सारे सारे इनडायरेक्ट वे में आएंगे। इनडायरेक्ट वे से मतलब है कि जो हमारी राइटिंग स्किल्स रहेंगी उन पर आएगा। ठीक है ना, मतलब कि कैसे, यदि हम देखें यहाँ पे
टेंस पढ़ लिया, वॉइस पढ़ लिए, ये हमारे किसके पार्ट है, ग्रामर के पार्ट है। ठीक है, तो उनसे यदि डायरेक्ट बोलेंगे डायरेक्ट वॉइस चेंज करो, डायरेक्ट टेंस में चेंज करो, कन्वर्ट इनटू दिस टेंस, है ना, कि पास्ट टेंस में कन्वर्ट करो, या फिर कुछ कंजंक्शन दे दी, प्रपोजिशंस दे दी, वो यदि यहाँ पर दिए जाएंगे तो वो हमें कैसे दिए जाएंगे, वो डायरेक्ट होते हैं। और यदि मैं बोल रही हूँ इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट दैट मीन्स जो भी हमारे इन ग्रामर बेस जो रहेगा उससे क्या रहेगा, उनसे ही तो हम आगे लिखना सीखेंगे। यदि हमें नोटिस दे दिया, ऐसे राइटिंग लिखने के लिए दे दी, सेंटेंस राइटिंग लिखने के लिए दे दी, तो हम कैसे करेंगे, हम तभी कर सकते हैं ना जब हमसे सेंटेंस बनेगा। और सेंटेंस कैसे बनेगा, जब हमें नाउन पता होगी, प्रोनाउन पता होगी, टेंस पता होंगे, ठीक है, वॉइस पता होगा, तब हम अपने टेंस को बना सकते हैं और सॉरी सेंटेंस को बना सकते हैं। तो ये इनडायरेक्ट वे ही होता है, लेकिन हमें उसके लिए ग्रामर का ज्ञान होना जरूरी है कि हमें कहाँ इज लगाना है, कहाँ पर वॉज लगाना है, कहाँ कौन सा पंक्चुएशन मार्क लगाना हुआ। तो ये हमारा इनडायरेक्ट वे रहता है। डायरेक्ट वे में तो जो हमें क्वेश्चंस आते हैं कि हाँ कौन सी वर्ब लगेगी, कौन सी नहीं लगेगी, तो इस तरीके के रहते। तो ग्रामर से हमें दो तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, एक डायरेक्ट वे में जो सीधा पूछा जाएगा कि एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करो, ठीक है ना, या यहाँ पर कंजंक्शन, प्रॉपर कंजंक्शन यहाँ पर पुट करना है आपको, इस तरीके को। इनडायरेक्ट में मतलब जो भी आप लिख रहे हैं, या मैं कहूँ आप ये क्वेश्चन आंसर भी जब लिखेंगे, इन क्वेश्चंस के आंसर भी जब आप लिखेंगे, तो कहीं ना कहीं वहां पर आपकी जो ग्रामर रहेगी, कहीं ना कहीं भी नहीं बोलूं मैं, 100% ही आपकी ग्रामर का काम है, क्योंकि आप तभी तो बना पा रहे हैं ना सेंटेंस, तभी तो हम बात कह पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये बात भी क्लियर। तो टेक्स्ट बुक हुई जो कैरी करे रहती है, वेटेज रहता है उसका 20 to 25%, और वर्क बुक जो रहेगी आपकी कैरी करे रहेगी 80 to 75%। वो स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग ही रहेगा, यहाँ पर ये बड़ी डील नहीं। तो टेक्स्ट बुक में रहेंगे हमारे लेसन्स, पोएम्स, उनके क्वेश्चन आंसर हम वहां पर सीखते हैं। और वर्क बुक जो रहेगी वो क्या रहेगी, क्वेश्चन आंसर, यहाँ पर क्वेश्चन बेस्ड रहेंगे रिगार्डिंग टू लेसन, और जो 90% ही हम बोल रहे हैं वो सारे के सारे ग्रामर बेस्ड रहेंगे। तो हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे यहाँ पर वर्क बुक की। वर्क बुक भी कैसे, जो ग्रामर बेस्ड रहेगी। ठीक है, किसकी बात करनी है हमें यहाँ पर, वर्क बुक की। दैट मीन्स हम ग्रामर की बात करेंगे। ठीक है, क्या सीखेंगे हम यहाँ पर, ग्रामर सीखेंगे। ठीक, तो ग्रामर कैसे सीखेंगे, एग्जाम में हम यदि बात करते हैं तो जैसे कि हमने देखा टेक्स्ट बुक और वर्क बुक, तो इसे हम दो तरीके से और बोल सकते हैं। पहला हमने बोल दिया कि जो हमारी मेन टेक्स्ट बुक रहेगी, इंग्लिश को कैसे सीखा जाएगा, तो टेक्स्ट बुक रहती है, और दूसरा रहती है हमारी ग्रामर। ग्रामर मीन्स हो गया यहाँ पर व्याकरण। ग्रामर मीन्स क्या हो गया यहाँ पर, व्याकरण हो गया। ठीक है, तो मेन टेक्स्ट बुक क्या रहती है, अकॉर्डिंग टू क्लास इट्स चेंज। यदि क्लास आपकी, जैसे आप 9th में, तो आपकी टेक्स्ट बुक कुछ अलग होगी, 10th में आ गए तो क्लास टेक्स्ट बुक आपकी अलग हो गई, 11th में तो अलग है, 12th में है तो अलग है। लेकिन जब हम बात करेंगे ग्रामर जो हम देखेंगे वो हमारी फर्स्ट क्लास से लेकर 12th तक, और हम जब तक ग्रामर पढ़ेंगे ग्रामर, तब तक कैसी रहेगी, सेम ही रहेगी। ये नहीं कि फर्स्ट क्लास के लिए नाउन कुछ और है और 12th क्लास के लिए नाउन की डेफिनेशन अलग हो गई। ठीक है, हाँ ये अलग बात है कि क्लास वाइज, अब क्योंकि फर्स्ट क्लास या 4th क्लास की बात करें, 5th क्लास की बात करें, ये छोटी क्लासेस होती है, इन्हें अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसका लेवल कैसा रहेगा, थोड़ा बेसिक रहेगा। जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाएंगी तो क्या होता जाता है, वहां पर भी क्या स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है, लेवल क्या होता जाता है, वहां पर बढ़ता जाता है। ठीक है, जैसे कि हम मैथ से बात करें तो सबसे पहले तो क्या सिखाते हैं हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 यही सिखाते हैं ना, काउंटिंग ही सिखाते हैं। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, फिर 2 डिजिट वाले नंबर सिखाते हैं, फिर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है ना, प्रॉफिट लॉस। ये थोड़ी ना कि फर्स्ट से हमें क्या सिखा दिया, प्रॉफिट लॉस सिखाने लगे, पहले हमें संख्याओं का ज्ञान करवाएंगे। ठीक है, तो ग्रामर की बात कर रहे हैं, लेकिन ये क्या रहती है, ये सभी के लिए कैसी रहेगी, समान रहेगी। सभी को यहाँ पर नाउन पढ़ना पड़ेगा, सभी को प्रोनाउन पढ़ना पड़ेगा, सभी को टेंस पढ़ने पड़ेंगे, सभी को वॉइस पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन ये चेंज हो जाती, इनका कोर्स
कैसा रहता है, सेम ही रहता है। इनकी जो भी टॉपिक्स रहेंगे वो सारी क्लासेस पर कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे, और हमें उसी तरीके से सीखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सीखेंगे, देखेंगे, जानेंगे व्याकरण के विषय में। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या जानेंगे, व्याकरण को जानेंगे, ग्रामर को जानेंगे कि आखिर वो क्या होती है और कैसे हम इस ग्रामर से बड़े बड़े काम कर सकते हैं इसे सीखने के लिए। ये जैसे कि हमें हिंदी की ग्रामर रहती है ना, ठीक है, वैसे ही हमें इसके साथ भी डील करना पड़ेगा। वही चीजें हमें यहाँ पर भी सीखनी पड़ेंगी। ये अलग बात है कि हिंदी में कुछ अलग रूल्स होते हैं, यहाँ पर कुछ अलग रूल्स हो जाए। तो इंग्लिश क्या है, बेसिकली इट इज अ लैंग्वेज। क्या है, ये एक लैंग्वेज ही है। ठीक है, लैंग्वेज बोले तो क्या है, यहाँ पर एक ये भाषा है, जैसे कि हिंदी एक भाषा होती है, तो इसीलिए तो इंग्लिश हुई हमारी एक लैंग्वेज। लैंग्वेज को हम बोलेंगे भाषा। ठीक, अब आप जानते हैं कि किसी भी भाषा को बोलने के लिए, ठीक है, जैसे कि मैं आज बोल पा रही हूँ या कोई और दूसरी लैंग्वेज होती, जैसे मैं हिंदी बोल रही हूँ, या कोई दूसरी लैंग्वेज होती, तमिल, तेलुगु जो भी होती, तो उसे बोलने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ क्या होने चाहिए थे, वर्ड होने चाहिए थे ना। वर्ड बोले तो यहाँ पर शब्द होना चाहिए, और शब्द होने से पहले भी क्या होना चाहिए, कुछ साइन होने चाहिए, कुछ चिन्ह होने चाहिए, जिनके मदद से हम क्या कर सके, एक दूसरे से बात कर सके। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें लैंग्वेज की नीड क्यों पड़ती है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज की बात हो। दुनिया में जितनी भी लैंग्वेज है, सभी मैं भाषाओं की बात कर रही हूँ, सारी की सारी लैंग्वेजेस की बात कर रही हूँ कि कोई भी लैंग्वेजेस हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसे दर्शाने के लिए हमें प्रतीक चिन्हों की आवश्यकता होती है, साइंस की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, हम एक कम्युनिकेशन स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले यदि जब भाषा नहीं थी, जैसे कि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि आदि मानव काल था, उसके पहले भी लोग रहते, मानव का धीरे धीरे क्या हुआ, एक क्रमिक विकास हुआ है। ठीक है, तो उसके पहले जब लैंग्वेज का डिस्कवरी नहीं हुई थी, बोल सकते हैं डिस्कवर नहीं हुई थी लैंग्वेज, तो लोग क्या करते थे, यदि हम आदि मानव की बात करने लगे तो वो अपनी बातों को कैसे एक दूसरे से बता सकते थे। तो जब उन्हें पता ही नहीं था तो वो क्या करते थे, साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे ना। साइन लैंग्वेज से हाथों का इशारा करके, ठीक है, अलग अलग आकृतियां बनाकर इस तरीके से, या कुछ ड्राइंग करके हम बोल सकते हैं ना कि कहीं पाई गए वृत्ति चित्र, वहां पर बता के हमें पता चलता है कि भाई आदि मानव थे, तब उनके समय में घोड़ा भी था तो उनके चित्र मिले हुए हैं, है ना, भीमबेटका में हमें पता हुआ। तो हमें तब ये पता चला कि तब लैंग्वेज नहीं थी, वो इस तरीके से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते थे। तो क्या हुआ, जैसे जैसे धीरे धीरे मानव का विकास हुआ तो वहां पर क्या होता गया, अब लोगों की जरूरतें बढ़ने लगी, है ना। तो इसके लिए लोगों को एक दूसरे से कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा। जैसे मैं आज आपको पढ़ा पा रही हूँ या आपको बता पा रही हूँ, कुछ भी अपना ज्ञान आपको दे पा रही हूँ, कैसे दे पा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास आपसे बात करने के लिए एक सुव्यवस्थित क्या है, एक लैंग्वेज है जिसके जरिए मैं आप तक पहुंच पा रही हूँ, आपको बता पा रही हूँ। यदि समझ लीजिए लैंग्वेज का विकास ही नहीं होता, मुझे नहीं पता होता, या आप सुन रहे हैं आपको भी पता नहीं होता, तो हम कैसे एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते थे, कैसे मैं अपना ज्ञान आप तक पहुंचा सकती थी। तो वो आदि मानव काल में फिर जरूरत पड़ने लगी कि भाई कुछ ऐसी चीजों को जनरेट किया जाए ताकि हम कम्युनिकेट तो कर लें। ठीक है, पता चला उनके सामने शेर खड़ा है, पीछे व्यक्ति के सामने, लेकिन अब वो बोल ही नहीं पा रहा है कि क्या बोले। तो जब तक वो साइन बना के बताएगा तब तक तो शेर उसे खा के ले जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही धीरे धीरे क्या होने लगा, भाषा का विकास होने लगा, लैंग्वेज का विकास होने लगा। सभी लैंग्वेज धीरे धीरे आई हुई है। ठीक है, तो प्राचीनतम लैंग्वेज की बात करें तो संस्कृत। तो फिर हम यहाँ पर जो की बात कर रहे हैं इंग्लिश की, तो हम वहां पर मेन टॉपिक पर जाएंगे कि इंग्लिश। तो यहाँ पर भी क्या हुआ कि हर एक लैंग्वेज के अपने क्या होते हैं, कुछ बेसिक साइन होते हैं। जैसे कि हम यदि हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में क्या होता है, सबसे पहले जब हिंदी पढ़ाई जाती है तो हम क्या पढ़ते हैं, आ ई, यही चीजें पढ़ते हैं। तो ये हिंदी के क्या है, साइन है। ठीक है ना, तो वैसे ही इंग्लिश में भी होते हैं, तो उनकी भी साइन होते हैं। ठीक है, अब इस साइन को क्या किया जाए, एक फिर क्या
एक रूल और रेगुलेशन बनाएगी, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगा, व्याकरण बनाएगी। मतलब कि अब ये साइन तो डिस्कवर हो गए, लेकिन इनका यूज कैसे करना है, इनका उपयोग कैसे करना है, कैसे वर्ड बनाना है। जो आज हम वर्ड देख रहे हैं, जो हम टेंस देख रहे हैं, वो कैसे आए, वो एकदम से नहीं आए, धीरे धीरे क्या हुआ है, लैंग्वेज का भी विकास हुआ है, उनका भी डेवलपमेंट हुआ है। उसी के आधार पर आज हम अपनी इतनी सुव्यवस्थित किसी भी लैंग्वेज को देख रहे हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या होता है, उसकी ग्रामर होती है किसी भी लैंग्वेज की, उसकी व्याकरण होती है। जैसे हम संस्कृत पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, तब उसके साथ हम व्याकरण पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। तो वैसे ही जब हम इंग्लिश पढ़ेंगे तो उसकी भी ग्रामर पढ़ेंगे। और ग्रामर क्या होती है, ग्रामर होती है किसी भी लैंग्वेज के रूल्स और रेगुलेशन का एक कॉम्बिनेशन होता है ना, कि रूल्स एंड रेगुलेशन भाई एक बुक में लिख दिए तो वो क्या बन गई, एक पूरी बुक बन गई, ग्रामर बन गई। तो कैसे हमें ए का यूज करना है, कहाँ हमें ए का यूज नहीं करना है, ठीक है ना, कहाँ हमें द का यूज करना है, कहाँ हमें प्रेजेंट टेंस का यूज करना, कहाँ पास्ट का यूज करना है, ये कहाँ से आया, कहाँ कौन सी वर्ब का यूज करना है, ठीक है, कंजंक्शन एंड का यूज कहाँ करना है, बट का यूज कहाँ करना है, प्रपोजिशन इन कहाँ लगानी है, ऑन कहाँ लगानी है। ये सब किस वजह से संभव हो पाया है, ये एक व्याकरण की वजह से। वो क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। जब एक स्टैंडर्ड जो टीम रहती है, पूरा जो बोले तो हर एक लैंग्वेज का अपना एक डिपार्टमेंट रहेगा, वो इन सब चीजों को देखता है, जानता है, ठीक, वही ये सब चीजें धीरे धीरे रेगुलेशंस लाए गए, रूल्स लाए गए। अब चूंकि इंग्लिश हमारे यहाँ की भाषा तो थी नहीं, यहाँ से थोड़ी ना उसने जन्म लिया, ये कहाँ की थी, हम बात कर रहे थे ब्रिटेन की, वहां से यहाँ पर ली गई है। तो जाहिर सी बात है इसका डेवलपमेंट भी वहीं पर हुआ होगा। हमने उनकी बुक्स पढ़ी, उनके अकॉर्डिंग फिर इसके रूल्स एंड रेगुलेशन देखे। तो हम चूंकि व्याकरण की बात कर रहे हैं, ग्रामर की बात कर रहे हैं, तो ग्रामर क्या होता है, ग्रामर होती है किसी भी लैंग्वेज की, है ना, हर एक लैंग्वेज की उनके रूल्स और रेगुलेशंस को बताने वाला एक तरीका हो जाएगा, या एक बुक हो जाएगी। यदि हम इसे बुक की टर्म में देखें तो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो किस में आते हैं, व्याकरण के अंतर्गत आते हैं, हम उन्हें पढ़ते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर जो हुई वो क्या हुई, स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन। तो एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। तो अब हम देखेंगे कि इसमें हमें पढ़ना है, ग्रामर पढ़ना है। अब एक इंग्लिश लैंग्वेज की ग्रामर हमें पढ़ना है, मीन्स हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है, व्याकरण पढ़ना है, ठीक है। और जैसा कि हमने देखा कि ग्रामर क्या होती है, लैंग्वेज की सोल होती है, मीन्स आत्मा होती है, ठीक है, ये भी हमने देखा। और ग्रामर जो होता है वो क्या है, ग्रामर एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि इट इज अ स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द लैंग्वेज। किसी लैंग्वेज के स्टैंडर्ड रूल और रेगुलेशन होते हैं। क्या होती है ग्रामर, स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं और रेगुलेशंस होते हैं किसी भी लैंग्वेज की, कि उसे कैसे यूज करना है, कैसे क्या बनेगा, ये हमारी लैंग्वेज हो जाएगी, ठीक है। तो ये लैंग्वेज नहीं हो जाएगी, ये ग्रामर हो जाएगी। यहां तक हमने देखा। अब हम बात करेंगे कि हमें पढ़ना क्या है ग्रामर में। तो ग्रामर हम पढ़ेंगे दो पार्ट में, ग्रामर हम पढ़ेंगे दो पार्ट में। कि पहला पार्ट जो रहेगा, देखिएगा, पहला पार्ट जो है पार्ट फर्स्ट है ना, पार्ट फर्स्ट है, और सेकंड कौन सा है, पार्ट 2 है। तो फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे, सबसे पहला हमारा काम रहेगा एनालिसिस करने का। एनालिसिस करेंगे हम, किसके एनालिसिस करेंगे, जो भी हमारे रूल्स रहेंगे उन्हें पढ़ेंगे, कैसे क्या चेंज किया जाता है वो हम यहाँ पर देखेंगे, उन्हें पढ़ेंगे। दूसरा फिर उसका हम क्या करेंगे, सिंथेसिस करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे अपने हिसाब से। देन फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर यहाँ पर हो जाएगा, अब हम रूल्स एंड रेगुलेशन सीख चुके हैं, तो अब हम उनको क्या करने लगेंगे, सीख जाएंगे, एक लेवल पर पहुंच जाएंगे और उनका ट्रांसफॉर्मेशन करने लगेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक उससे चेंज कर, जैसे मैं बोलूं एक्टिव टू पैसिव वॉइस,
पहले हमने रूल्स और रेगुलेशन किए, तो हमने पढ़े, उनका एनालिसिस किया, सिंथेसिस किया, उनका हमने देखा, फिर बाद में जब हमें वो आ गए अच्छे से तो फिर हम उनको ट्रांसफॉर्मेशन करने लगे, उन्हें हम चेंज करने लगे। तो जो पहला पार्ट रहेगा वो बेसिकली क्या रहेगा, ये बेसिकली रहेगा पूरा का पूरा ही थ्योरी पार्ट रहेगा। कैसा रहेगा, ये थ्योरी पार्ट रहेगा। ठीक है, थ्योरी पार्ट रहेगा, ठीक, तो जिसमें हम करेंगे एनालिसिस, सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, क्या करेंगे हम यहाँ पर, एनालाइज करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे और ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। जो सेकंड पार्ट रहेगा वो कैसा पार्ट रहेगा, सेकंड पार्ट पूरा का पूरा एप्लीकेशन बेस्ड रहेगा, ग्रामर में एप्लीकेशन बेस्ड रहेगा। एप्लीकेशन बेस्ड दैट मीन्स यहां पर हम जितनी भी हमारी राइटिंग एबिलिटीज को देखेंगे, परखेंगे, राइटिंग एबिलिटीज देखेंगे और कॉम्प्रिहेंशंस देखेंगे, कॉम्प्रिहेंशंस देखेंगे। ठीक है, तो ये तरीका पता चला कि हमें सबसे पहले क्या देखना है, हम बात करेंगे ग्रामर की, और ग्रामर होती है स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस। और फिर ग्रामर में हमने देखा कि हम दो पार्ट में से पढ़ेंगे, व्याकरण को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट रहेगा जो पूरा का पूरा थ्योरी पार्ट रहेगा, जिसमें क्या किया जाएगा, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन रहेंगे उनको एनालाइज किया जाएगा, सिंथेसाइज किया जाएगा एंड देन उनका ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो होता है राइटिंग एबिलिटीज और कॉम्प्रिहेंशन, जो कि पूरा का पूरा कैसा बेस्ड रहेगा, एप्लीकेशन बेस्ड रहेगा। ठीक है, क्यों एप्लीकेशन बेस्ड रहेगा, क्योंकि जो हमने थ्योरी पार्ट में पढ़ा है ना, जो थ्योरी पार्ट में हमने रूल्स पढ़े हुए हैं, अब उनको सीधा सीधा हम कहां पर अप्लाई करेंगे, हमारी राइटिंग एबिलिटीज में और हमारे कॉम्प्रिहेंशन में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहले पार्ट जो रहा वो थ्योरी पार्ट होगा और सेकंड जो रहेगा वो एप्लीकेशन बेस्ड रहेगा, जिसमें हम लिखना सीखेंगे। लिखना क्या सीखेंगे, जैसे राइटिंग एबिलिटीज की बात की जा रही है तो यहाँ पर ऐसे हो गए, इस कैटेगरी में ऐसे हुए, लेटर्स हुए, नोटिस हुआ, मैसेज राइटिंग हो गई, है ना, पोस्टर राइटिंग हुई, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग हुई, वो हो जाएगा। और कॉम्प्रिहेंशन में जितने भी हमारे क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले बात होती है, पैसेज को पढ़ने का बात होती है, वो सारे के सारे कॉम्प्रिहेंशन में आ जाएंगे। थ्योरी पार्ट में जो हमारी पूरी व्याकरण है वो थ्योरी पार्ट में आएगी और उसको फिर हम अप्लाई करेंगे हमारे राइटिंग एबिलिटीज के साथ। तो ये तो हमने एक ओवरव्यू देखा कि हमें ग्रामर को पढ़ना कैसे। ठीक है, यहां पर हमने एक ओवरव्यू देखा कि हमें ग्रामर को पढ़ना कैसे है। अब हम बात करेंगे कि जो ग्रामर है वो कैसे बनी, तो इसकी शुरुआत होती है इसके साइन से। ठीक है, तो जो साइन रहेंगे वो कितने साइन है, इसमें ग्रामर में 26 साइन है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, लेटर बोलते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, लेटर बोलते हैं। या हम कहें कि लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज की सबसे छोटी जो यूनिट है वो क्या होती है, या बोले किसी सेंटेंस की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो क्या होती है, एक लेटर होती है। तो टोटल यहाँ पर कितने लेटर है, तो टोटल यहाँ पर लेटर्स हो जाएंगे 26 लेटर, 26 लेटर्स हो जाएंगे। और ये 26 लेटर्स का समूह क्या कहलाता है, जो ग्रुप होता है वो कहलाता है अल्फाबेट कहलाता है। क्या कहलाते हैं, अल्फाबेट्स कहलाते हैं, अल्फाबेट कहलाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं, यहां पर देखिए ए पहले हम लिखेंगे, है ना, ए बी सी डी, फिर ये हो गया ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, तो टोटल कितने लेटर हुए, यहाँ पर टोटल कितने साइन हुए, है ना, साइन होते हैं। किसी लैंग्वेज की सबसे छोटा, हम जो बोलेंगे सबसे कम विकसित इकाई जो होगी, पहले लेटर ही आते हैं। ठीक है, पहले उसके साइन ही आएंगे। साइन को हमने क्या नाम दे दिया, लेटर दे दिया। ये बेसिकली इंग्लिश के साइन है, उनके प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, तो कितने लेटर हुए यहाँ पर हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। तो ये टोटल कितने हो गए, 26
साइन हो गए। इन साइन को ही हम क्या बोलते हैं, इन साइन को हम बोलते हैं लेटर, है ना। तो 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। कितने लेटर्स हो जाएंगे, 26 लेटर हो जाएंगे, या इन्हीं को बोले 26 साइन होते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी लेकिन छोटी बात है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि कई बार कंफ्यूजन होता है कि ये जो ABCD है, यदि हम इन्हें इंडिविजुअली देखें तो इन्हें लेटर बोला जाए या अल्फाबेट्स बोला जाए। क्या बोला जाए, अल्फाबेट बोला जाए या लेटर बोला जाए। तो ये जो रहेंगे ये लेटर होते हैं। यदि मैं बोलूं ABCD लिखो, है ना, ABCD लिखो, मतलब कि मैं क्या बोलूं, लेटर लिखो। यदि मैं बोलूं कि A to Z लेटर्स लिखना है, दैट मीन्स मैं बात कर रही हूं किसकी, अल्फाबेट्स की बात कर रही हूं। और अल्फाबेट मतलब होता है वर्णमाला होता है। तो इन 26 लेटर से मिलकर, इन 26 लेटर से मिलकर हमारी इंग्लिश की क्या बनती है, वर्णमाला बनती है। क्या बनती है, वर्णमाला बनती है। और अल्फाबेट, इनको हम क्या बोलते हैं, वर्णमाला। और ये वर्णमाला जो रहती है वो कहां से कहां तक रहती है, A to Z रहती है। ध्यान रखिएगा इस बात को, जब कभी भी अल्फाबेट बोला जाए इट मीन्स वहां पर बात की जा रही है